स्टूडेंट, आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद करने का सबसे इजी तरीका देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम कैसे इजीली याद कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा रहा है तो आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस नंबर से रिलेटेड है या क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट कॉमर्स दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं कॉमर्स का, टीजीटी दे रहे हैं, एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो उसमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और एक नंबर इजीली मिल जाता है अगर आपको अच्छे से याद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ अ कॉमन सेट ऑफ principles, standard procedure that define the basis of financial accounting policies and practices। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर, और ये एक प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करने का, इसको पॉलिसीज़ है। ठीक है, कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किस तरह से मेंटेन्ड करेंगे, उनका प्रिंसिपल को, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, कौन से स्टैंडर्ड को, और इसको उसका प्रोसीजर क्या है कि आप जिससे अकाउंटिंग को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, मेंटेन कर पाएँ। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करता है। अगर आपने एक यूनिफाइड सिस्टम को फॉलो किया, मतलब एक यूनिवर्सल आपने एक तरीका अपनाया, उससे आप क्या करेंगे कि सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप इजीली इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप अच्छे से करेंगे तो उससे ट्रांसपेरेंसी आपकी बढ़ेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट टू ये सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है फाइनेंस के, इंक्लूडिंग एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, सबसे रिलेटेड होता है ये। और हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन है, एक ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी ही एक इन्होंने एक बॉडी को सेटअप किया है जिसका नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब सेटअप हुआ था, 1977 में। ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल बॉडी है हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए। इन्होंने ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में सेट किए थे, बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, देखिए याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है हमारा, AS फर्स्ट है। डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किससे, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के डिस्क्लोज़र से है, जबकि इंड AS था वो अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस से रिलेटेड था। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ उसके रिलेटेड था। जो AS2 है इन्वेंट्रीज था, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 याद रखिएगा कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, AS5 नेट प्रॉफिट जो कि हमारे प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, AS6 डेप्रिसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा ठेका लागत, ये हमारा क्या है, AS7। देखिए, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, याद रखिएगा इसको। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, AS6 डेप्रिसिएशन, AS7 कंटिजेंसी, जिसमें से एग्जाम में पता है डेप्रिसिएशन का एक पूछा जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेंटरीज, ये आपके 2-3 ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसमें आगे। देखिए, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, 8 नहीं है हमारा, AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करेंगे, आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉर्ड करना है तो AS12 को फॉलो करेंगे। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS14 अमलगमेशन, आपने BCom में पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसमें अमलगमेशन करके चैप्टर है। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, याद रखिएगा 15 एम्प्लॉय बेनिफिट है और 20 EPS है। पूरे AS में 2 ही E से रिलेटेड है, एक E ये और एक E है। 15 एम्प्लॉय बेनिफिट और 20 EPS, जो 16 है वो बोरिंग कॉस्ट। एक और तरीका बता दूं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, 15, 16, 17। EVS पढ़ा स्कूल में आपने, EBS, E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, B स्टैंड फॉर बोरिंग, S स्टैंड फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा। 14 आपको पता ही हो गया। 12 आपका इजीली कर लेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स, बीच में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। या आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, 12, 13, 12, 13, 14 को कैसे कर सकते हैं, GIA EBS, इजी हो जाएगा। G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, A स्टैंड फॉर अमलगमेशन, E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, B स्टैंड फॉर बोरिंग कॉस्ट, S स्टैंड फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्लियर है, GIA EBS मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम में याद किया था, इसलिए मुझे याद है ये EBS।
तो जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, ए स्टैंड फॉर अमलगेशन, ई पहले एम्प्लॉय आएगा, बाद में 20 पर ईपीएस जाएगा, याद रखिएगा। बी स्टैंड फॉर बोरिंग कॉस्ट, एस स्टैंड फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 हमारा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 19 लीज, याद रखिएगा। 18 हमारा क्या है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। एस हमारा सिक्योर हो गया था जी आई ए ई बी एस, जी आई ए ई बी एस, 12 13 14 15 16 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग तक आ गए। 18 हमारा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 19 लीज, देखो मैंने कहा था ना 20 हमारा ई पी एस, ठीक है। जो 15 था वो एम्प्लॉई बेनिफिट था, 20 हमारा ई पी एस है, 21 कंसोलिडेटेड सी एफ एस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये 21 इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे भी 2 पूछे जाते हैं, तो कभी कभी पूछ लेते हैं। 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए ये तो कंसोलिडेटेड 21 तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन आ गया है तो सी एफ एस ये भी, सी एफ एस ये भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन आ गया तो आपको 23 लगा के आना है। 24 है डिसकंटिन्यूइंग अकाउंटिंग, ठीक है, याद रखिएगा 24 डिसकंटिन्यूइंग अकाउंटिंग, 23 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन, 22 टैक्सेस ऑन 20, 19 लीज टैक्सेस ऑन सॉरी इनकम, 19 हमारा है लीज और 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 25, देखिए इसको आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 26 और 28 में, याद रखिएगा पहले इंटेंजिबल है 26, बाद में 28 इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो 26 में इंटेंजिबल पढ़ेंगे, 28 में इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे, बीच में आगे जॉइंट वेंचर 27, 26 में क्या पढ़ेंगे इंटेंजिबल, 28 में इम्पेयरमेंट और 27 में हमारा आ जाएगा जॉइंट वेंचर, 25 आई एफ आर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और 29 कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ES2, ES3, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 26 इंटेंजिबल, 28 हमारा इम्पेयरमेंट, ये हमारा इंटरिम, ये हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से हमसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, आपको याद रखिएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंडेस भी लिखेंगे साथ साथ कि इसका रिस्पेक्टिव इंडेस ये है, फिर ये इंडेस ये है, फिर ये इंडेस ये है। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।